हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 29 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में कुछ पुराने करंट अफेयर भी सम्मिलित रहेंगे, जो कि हम ललन टॉप करंट अफेयर के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से जरूर रिवीजन किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तन सीख किसके साथ प्रारंभ करेगी। तो भारतीय सेना पहली बार, ठीक है, ये पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तन सीख किसके साथ प्रारंभ करेगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब के साथ। तो सदा तनसीक अभ्यास पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में प्रारंभ होगी। और यह कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि यह अभ्यास कहाँ पर किया जाएगा, तो बीकानेर राजस्थान में किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि अल मोहद अल हिंदी अभ्यास यह किसके बीच होता है। तो यह भी सऊदी अरब और भारत के बीच में होता है, लेकिन यह नौसेना का अभ्यास है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अरविंद पनगढ़िया जी बने हैं। नेक्स्ट है आपका, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया था। तो अयोध्या में किया गया था। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना। अब देख लेते हैं कि साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। तो यह ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, और पूरे साल जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। तो अभी पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है और चौथा जो है यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो साल का शुरुआत जो है किस ओपन से होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और साल का अंत किस ओपन से होता है, तो यूएस ओपन से होता है। ये आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में जो है पुरुष विजेता जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष विजेता कौन बना है। तो जानिक सिनर बने हैं, जो कि इटली के हैं। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, महिला में किसने जीता है। तो महिला वर्ग में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं आर्यन सबलिंका, यानी 2024 का आर्यन सबलिंका जीती हैं, और 2023 का भी आर्यन सबलिंका जीती हैं, जो कि इनका संबंध हो जाता है सर्बिया से, ठीक है। तो आर्यन सबलिंका किस देश की हैं, सर्बिया की हैं। ये आपको याद रखना है। आर्यन सबलिंका ने किसे हराया है, तो जेंग क्विनेन को हराया है, जो कि ये चाइना की हैं। और युगल विजेता कौन बने हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के युगल विजेता बने हैं रोहन बोपन्ना, और इनके साथ कौन खेल रहे थे, मैथ्यू एल्डन। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। तो युगल विजेता कौन बने हैं, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डन। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे उम्रदराज खिलाड़ी किसने जीता है, तो रोहन बोपन्ना जीते हैं। इनका उम्र है 43 साल, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, रोहन बोपन्ना बने हैं। अब देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्नों में। अभी जो है हाल ही में पद्मश्री का पुरस्कार, मतलब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोहन बोपन्ना को और पार्वती बरुआ जी को। पार्वती बरुआ जी ये महावत है, यानी कि जो हाथियों की सवारी करती हैं उन्हें महावत कहा जाता है, और पार्वती बरुआ जी का संबंध है असम राज्य से। नेक्स्ट है आपका, रोहन बोपन्ना ये युगल की रैंकिंग में जो है नंबर 1 खिलाड़ी विश्व में बन गए हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो BR कंबोज को दिया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस ग्रह से लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 से। और यह रॉकेट किसका है, तो यह स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट है। और स्पेस एक्स किसका कंपनी है, तो यह है एलन मस्क जी का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है तीसरा, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन
बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो $3 ट्रिलियन प्राप्त करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बनी है एप्पल के बाद? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य वाली दो कंपनियां बन गई हैं। पहला था एप्पल, जिसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, और वर्तमान में एप्पल के हेड कौन है? तो टिम कुक हैं। और दूसरी कंपनी जो बनी है 3 ट्रिलियन की, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। और किसके काउंटर में लॉन्च किया गया था? तो ओपन एआई के काउंटर में चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र की। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद किस देश के 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है? तो मालदीव के 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद। अगर बात करें कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ू, और यहाँ की जो संसद होती है इसे जो है मजलिस कहते हैं। तो मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर में। और मेडागास्कर किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। चौथा प्रश्न हमारा, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला कौन सा कंपनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रू ट्रिम है। ठीक है, अब देख लेते हैं 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो क्रू ट्रिम बना है, और इसको स्थापित किसने किया है? तो भाविश अग्रवाल जी ने किया है, इन्हीं का। और ये किसके संस्थापक हैं? तो भाविश अग्रवाल जी ओला कंपनी के संस्थापक भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। 2024 का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रू ट्रिम, और इसको स्थापित किसने किया था? तो भाविश अग्रवाल जी ने किया था, जो कि ओला के संस्थापक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टार्टअप किसे कहते हैं? तो स्टार्टअप, जब स्टार्टअप 1 बिलियन का हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, और जब स्टार्टअप जो है 10 बिलियन का हो जाए तो उसे डेकाकार्न कहते हैं। जब स्टार्टअप 1 बिलियन का रहे तो यूनिकॉर्न कहलाता है, और जब वही स्टार्टअप जो है 10 बिलियन का हो जाए तो उसे डेकाकार्न कहते हैं। अभी हाल ही में आईपीएल डेकाकार्न बना है। ठीक है, डीका लिखा है लेकिन ये रहेगा डेका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डेकाकार्न अभी बनने वाली कौन सी कंपनी है? तो आईपीएल बन गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लल्लन टॉप प्रश्नों में, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अपना प्यारा भारत करने वाला है यूनेस्को की 46वें सत्र की अध्यक्षता। अभी जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल भारत की 2 साइट को शामिल किया गया है, 41वां और 42वां। तो 41वां है शांति निकेतन, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना किसने करा था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 42वां है होलेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट आपका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 5वां, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावा टनिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो ब्लावा टनिक पुरस्कार देने की घोषणा किस देश ने की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन ने। तो 3 भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावा टनिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने करी है? ब्रिटेन ने। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्लावा टनिक पुरस्कार कौन देता है? ब्रिटेन देता है। अभी जो है हाल ही में 3 भारतीय युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार ब्लावा टनिक पुरस्कार लंदन में दिया जाएगा। इसमें पहले हैं डॉक्टर तन्मय भारत, इनका नाम है डॉक्टर तन्मय भारत, और ये जीव विज्ञान से संबंधित हैं। और दूसरे हैं राहुल नायर, इनका संबंध है फिजिक्स से। और तीसरे हैं मेहुल मलिक, ये भी फिजिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? यानी कि डीआरडीओ द्वारा जो उग्रम लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो यह असाल्ट राइफल है। अभी हाल ही में जो
जो है विजय राघवन पैनल, इसमें जो है 9 सदस्यीय सदस्य शामिल थे। किस पैनल में? तो विजय राघवन पैनल में। और इसका गठन क्यों किया गया था? तो DRDO अच्छी तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। इस मामले में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां स्थान मिला है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो विशाखापत्तनम में होगा। विशाखापत्तनम को बिजार्क भी कहते हैं। हाल ही में PM मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। अटल सेतु की अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर है और यह समुद्र पर बनने वाला भारत का सबसे लंबा पुल है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? तो समुद्र पर। अगर बात करें नदी पर बनने वाला भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, नदी पर अगर पूछे यानी रिवर पर, तो यह है भूपेन हजारिका, जो कि असम में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये बात करें कि समुद्र पुल जो अटल सेतु है ये कहाँ से कहाँ है, तो मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच में है। टोटल 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 6वां। हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन पंजाब सरकार ने किया है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो रोड सेफ्टी फोर्स यानी सड़क सुरक्षा बल, यह इसका गठन किसने किया है? तो पंजाब सरकार ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए इसके लिए जो है टोल फ्री नंबर 112 भी मतलब चालू कर दिया गया है। अगर जो है रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो पंजाब के लोग हैं इस पर जो है कॉल करेंगे तो आपके लिए जो है सड़क सुरक्षा बल यानी कि जो उसके तहत जो भी सैनिक तैनात किए जाएंगे वो आपके पास जो है 10 मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट में RSF यानी रोड सेफ्टी फोर्स पहुंच जाएगी। ये वहाँ के CM, पंजाब के CM श्री भगवंत मान जी ने ऐसी बात कही है। तो आपको याद रखना है सड़क सुरक्षा बल किसने गठित किया है? तो पंजाब सरकार ने। किसके लिए? तो दुर्घटना को कम करने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सबिता कंसवाल जी को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फेंटिनो को सम्मानित किया है, जो कि वर्तमान में फीफा के हेड हैं। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क की मान्यता किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और अगर बात करें पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र और MP, ठीक है, यानी MP और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के जो है MP के जो है 3 जिले इससे टच होते हैं, जबकि महाराष्ट्र के 1 जिला टच करता है पेंच टाइगर रिजर्व से। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? तो दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अब इसके बारे में देख लेते हैं पूरी व्याख्या कि दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अगर बात करें यह उद्यान कहाँ पर है, तो असम राज्य में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो 1974 में बनाया गया था। यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 4था स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग का मतलब होता है किस देश की मिलिट्री कितनी मजबूत है। तो भारत की 4थे नंबर पर है। अगर बात करें पहले नंबर पर तो USA है, दूसरे नंबर पर आपका रूस का है, तीसरे नंबर पर चाइना का है और चौथे पर अपने इंडिया का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो फीफा ने
पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया है? तो लियोनेल मेसी को दिया है। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुमित नागल बने हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कंपाला, जो कि युगांडा की राजधानी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां, हाल ही में FHI हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो FHI 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड ने। अब इसके बारे में पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप, यह पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और अगर बात करें FIH हॉकी S5S महिला विश्व कप का होस्ट कौन सा देश है? तो मस्कट, ओमान में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जीता कौन है? तो नीदरलैंड जीता है और उपविजेता अपना भारत बना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो आपको बता देते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। लेकिन इसको कहाँ पर अपनाने की घोषणा की गई थी? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये कहाँ पर गए थे? तो ये गए थे ईरान में। तो यहीं पर जो है इन्होंने भारत के शास्त्रीय जो भाषाएं थी उनमें 3 भाषाओं को और शामिल किया है। इसी आधार पर 9वीं भाषा कौन सी बनी थी? तो फारसी भाषा 9वीं बनी थी। ठीक है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या, भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं पहले कितनी थी? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं। तमिल 2009 में शास्त्रीय भाषा बनी थी, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी जो है 2014 में। तो ये भारत की पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। फिर ईरान में जो है मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, एस जयशंकर जी शायद थे, तो ये विदेश मंत्री थे, ये ईरान में गए थे। तो यहीं पर जो है इन्होंने तीन और नई भाषाओं को शामिल करने की बात करी थी, घोषणा की थी। तो 7वीं कौन थी? पाली थी, 8वीं प्राकृत थी और 9वीं कौन थी? तो 9वीं फारसी थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। आतंकियों को भगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। असम का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव 2023 किसे मिला है? तो असम का जो सर्वोच्च पुरस्कार है असम वैभव किसे दिया गया है? तो यह पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को दिया गया है। और इनका संबंध श्री राम जन्मभूमि से है, मतलब फैसले सुनाने में इनका मुख्य किरदार था। 9वां प्रश्न हमारा, हाल ही में थाईपुसम 2024 त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु में। और यह जो है किस भगवान को समर्पित है? तो थाईपुसम त्यौहार जो है भगवान मुर्गुन को समर्पित है, जो कि भगवान कार्तिक को साउथ में भगवान मुर्गुन भी कहते हैं। इसमें जो है इस फेस्टिवल में पीला वस्त्र पहनते हैं और गाल में सुई को आर पार करते हैं। और यह फेस्टिवल जो है पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस ए रोग से संबंधित है। कौन सा वैक्सीन? तो हेविसियोर है, जो कि स्वदेशी है। अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नागर शैली में बना है। अगर बात करें कि अयोध्या का जो राम मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। अगर वहीं बात करते हैं मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो श्री राम लला मूर्ति के वास्तुकार हैं श्री अरुण योगी राज जी। हाल ही में बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य था बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड इन्हें जो है मरणोपरांत दिया जा रहा है। अगर बात करें कर्पूरी ठाकुर ये कौन है? तो ये बिहार के पूर्व CM है। ठीक है। तो ये बिहार के कौन है? पूर्व CM है। इन्हें अभी हाल ही में 2024 का भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार जरूर आप सभी शेयर करेंगे। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है? तो नीतीश कुमार
किस राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार के। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। नीतीश कुमार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इनको जब इनका चुनाव हुआ था, मतलब 2022 में जो बिहार का इलेक्शन चुनाव हुआ था, इसमें जो है दो पार्टियों के पास जो है काफ़ी सीटें आई थी, यानी कि कोई भी एक पार्टी इतना सीट नहीं पाई थी कि जो है वो सीएम पद का अपना उम्मीदवार घोषित कर सके। इसलिए जो है दो पार्टियों ने मिलकर गठबंधन किया था। एक तो आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की थी, और दूसरा जेडीयू जो कि नीतीश कुमार यादव की थी। तो इन दोनों ने मिलकर जो है वहाँ का सीएम चुना था। किसे? तो खुद जो है नीतीश कुमार जी महागठबंधन करके मुख्यमंत्री खुद बन गए थे। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री किसे बनाए थे? तो आरजेडी के मुख्य जो थे लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को, जिनका नाम था तेजस्वी यादव। लेकिन अभी जो है 2024 का लोकसभा चुनाव होना था, तो इसलिए इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। किसने तोड़ा था? तो नीतीश कुमार जी ने तोड़ा था। और इसके बाद नीतीश कुमार यानी जेडीयू ने अपनी पार्टी के साथ जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके फिर से जो है सीएम पद का उम्मीदवार कौन बन गए? तो नीतीश कुमार फिर से जो है बिहार के जो है ये 9वीं बार सीएम बने हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिहार के 9वीं बार सीएम कौन बने हैं? नीतीश कुमार जी बने हैं, ये आपको याद रखना है। और इस समय जो है जेडीयू के मुख्य जो नेता थे नीतीश कुमार, ये सीएम बने हैं। और दो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनका नाम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं और नीतीश कुमार ये जो है जेडीयू के प्रमुख हैं। अब देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी अब तक बिहार के कितनी बार शपथ ले चुके हैं। तो 2000 में ले चुके हैं, 2005 में, 2010 में, 2015 में, फरवरी में 2015, फिर नवंबर 2015, फिर जुलाई 2017, फिर नवंबर 2020 में, फिर अगस्त 2022 में। अभी फिलहाल जो है ये जनवरी 2024 में भी बिहार के सीएम के पद की शपथ ली है। यानी कि ये जो है तमाशा बना के रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सीएम यही रहेंगे, किसी भी पार्टी से कोई भी सदस्य ये गठबंधन करते हैं, फिलहाल यही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।